नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और इजराइल में जंग होगी या समझौता 24 घंटे में ही साफ हो जाएगा। जेनेवा में दोनों ही देशों के बीच 26 फरवरी को बातचीत होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि डील नहीं हुई तो वो कोई भी फैसला ले सकते हैं। लेकिन जेनेवा में होने वाली बातचीत से पहले जिस तरह के बयान ट्रंप दे रहे हैं, उसके बाद यह माना जा रहा है कि वो डील से पहले ही जंग चाहते हैं, क्योंकि अब उन्होंने एक नया दावा कर दिया है। अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया है कि ईरान अब अमेरिका तक हमला करने वाली मिसाइल बना रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ईरान पर हमले का ट्रंप ने बनाया प्लान? अब तक ट्रंप जो कुछ भी बातें डील को लेकर कर रहे हैं, वो सिर्फ समय निकालने के लिए कर रहे थे, जिससे वो मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य तैयारी पूरी कर सके। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। इजरायल दौरे पर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी, ईरान से युद्ध और गजा में युद्ध विराम के बीच काफी अहम माना जा रहा ये दौरा। हेक्सागोनल अलायंस और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर रहेगी नजर। भारत पाक युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का नया दावा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज को मरने से बचाया, 8 युद्ध रुकवाने पर खुद ही थपथपाई पीठ। रूस यूक्रेन युद्ध के 4 साल पूरे होने पर संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पेश, अमेरिका ने यूक्रेन को दिया झटका, उधर कीव को परमाणु बम देने की तैयारी में फ्रांस और ब्रिटेन, भड़का रूस। और चलते चलते में देखेंगे चींटियों की रहस्यमयी प्रजाति, कोई राजा नहीं सिर्फ रानियां करती हैं राज, एक्सपर्ट्स भी हुए हैरान। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अफगान आर्मी का पाकिस्तान पर जवाबी हमला, बॉर्डर पर बोला धावा, फायरिंग रुकने के बाद तालिबान का दावा, पाक सेना पिटी, हमें कोई नुकसान नहीं। अमेरिका में बर्फीले तूफान से 11,000 फ्लाइट्स रद्द, 5 लाख घरों की बिजली गुल, 153 साल में पहली बार नहीं छप सका अखबार। जरूरी खनिजों पर चीन की पकड़ से रक्षा उद्योग को खतरा, अमेरिकी सांसदों ने दी चेतावनी, चीन पर अमेरिका की निर्भरता को बताया सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी। पाकिस्तान में सुरक्षा चौकी पर फिदायीन हमला, 2 पुलिसकर्मी की मौत, एक दिन में अलग अलग हमलों में 7 जानें गई, टीटीपी पर गहराया शक। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने ही दावे पर टिके नहीं रहते। आज अगर वो कोई दावा करेंगे तो दूसरे दिन उसे खारिज कर देंगे और एक नई कहानी ले आएंगे। आपको याद होगा, अमेरिका ने 22 जून 2025 को ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए थे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि हमने ईरान की खास न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी पूरी तरह खत्म कर दी है। और आज ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि जब अमेरिका ईरान की 40 साल की मेहनत को मिट्टी में मिला चुका था, तो 40 सप्ताह से भी कम समय में ईरान फिर कैसे परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच गया है, जिसके चलते ट्रंप अब ईरान पर हमले की धमकी दे रहे हैं। वैसे जंग होगी या नहीं, ये जेनेवा में कुछ ही घंटों में तय हो जाएगा। 26 फरवरी को जेनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होगी, और अगर बातचीत में कोई समझौता नहीं हुआ तो इसके बाद कभी भी जंग शुरू हो जाएगी। वैसे ईरान की तरफ से कहा गया है कि वो कोशिश करेगा कि डील हो जाए। ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवांची ने कहा कि हम जल्द से जल्द समझौते पर पहुंचने के लिए तैयार हैं। हम पूरी ईमानदारी के साथ जेनेवा पहुंचे हैं। उम्मीद है कि डील हो जाएगी, लेकिन ईरान अपने सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेगा, चाहे जंग ही क्यों ना हो जाए। अगर ईरान पर कोई हमला किया जाता है तो हम अपनी रक्षा योजनाओं के मुताबिक जवाब देंगे। ईरान पर अमेरिकी हमला एक बड़ा जुआ खेलने जैसा है। हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका भी हमारी तरह वार्ता में तत्परता दिखाएगा। ईरान बातचीत से मुद्दा हल करने की बात कह रहा है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जंग की बात कर रहे हैं, और इसलिए बातचीत से पहले ही वो ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान ऐसी मिसाइलें बनाना चाहता है जो अमेरिका पर हमला कर सके। उन्होंने पहले ही ऐसी मिसाइलें बना ली हैं जो यूरोप और विदेशों में हमारे बेस के लिए खतरा बन सकती हैं, और वे ऐसी मिसाइलें बनाने पर काम कर रहे हैं जो जल्दी ही अमेरिका तक पहुंच जाएंगी। लंबी दूरी की हथियार टेक्नोलॉजी जो कुछ ही देशों के पास है। इस बीच द यरूशलेम पोस्ट ने दावा किया है कि ट्रंप ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि वो ईरान के साथ डील चाहते हैं या सरकार को गिराने के लिए हफ्तों तक चलने वाली लड़ाई छेड़ना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिकी सेना की तरफ से ट्रंप को बता दिया गया है कि ईरान पर हमले के नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। यहां वेनेजुएला की तरह एक ही हमले में नतीजा नहीं निकलेगा।
लड़ाई लंबी चल सकती है, यहां तक कि छोटा हमला बड़े जंग में तुरंत बदल जाएगा, क्योंकि ईरान पर पहली मिसाइल गिरेगी वैसे ही वहां से जोरदार पलटवार होगा। इस बीच ईरान में अमेरिका की शह पर प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। इसे लेकर सरकार ने चेतावनी भी दी है। ईरान सरकार ने कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन की सभी को इजाजत है, लेकिन दंगा हुआ तो सरकार सख्ती दिखाएगी। लेकिन इन प्रदर्शनों की आड़ में अब खामेनेई की जान लेने की भी कोशिश हो रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के सरकारी आवास पर हमले की खबर आ रही है। यह हमला पीपल्स मुजाहिदीन नामक संगठन ने किया है। बीबीसी फारसी का दावा है कि एमईके के 250 मुजाहिदों ने मध्य तेहरान में खामेनेई के कार्यालय और आवास पर हमला किया। सभी मुजाहिद आधुनिक हथियारों से लैस थे। ईरान की महर न्यूज एजेंसी ने सिर्फ 4 लोगों के पकड़े जाने की पुष्टि की है, जबकि एमईके का दावा है कि ईरान की सेना ने उसके 100 सदस्यों को पकड़ा है। अब बात करें एमईके की, तो ईरान में राजशाही के खिलाफ 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। 1979 के इस्लामिक क्रांति में भी इसकी बड़ी भूमिका थी। 1990 तक ईरान में इस संगठन का दबदबा था, लेकिन आयतुल्लाह अली खामेनेई से मतभेद के बाद इस पर बैन लगा दिया गया और अब यह संगठन एक बार फिर सक्रिय हो गया है। किसी समय यह अमेरिका का विरोधी था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इसे अमेरिका से मदद मिल रही है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री के इजरायल दौरे की। तो जिस वक्त ईरान और इजरायल के बीच जंग की आहट सुनाई दे रही है, उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल का दौरा कर रहे हैं। इसे लेकर पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी का इजरायल दौरा काफी पहले तय नहीं हुआ था, बल्कि 1 सप्ताह पहले ही इस बारे में इजरायल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने खबर दी थी। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या मिडिल ईस्ट को लेकर भारत की विदेश नीति अब बदल रही है? भारत अपने पुराने दोस्त ईरान और फलस्तीन से दूरी बना रहा है और इजरायल से दोस्ती बढ़ा रहा है। वैसे इजरायल से दोस्ती के पीछे अमेरिका का दबाव भी बड़ा कारण माना जा रहा है और यही वजह है कि पीएम मोदी इस दौरे में क्या क्या डील करेंगे, सब कुछ इजरायल की तरफ से ही बताया जा रहा है। इस बीच इजरायल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने भारत की चिंता बढ़ाने वाला एक ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इजरायल रेडिकल शिया एक्सिस और इमर्जिंग रेडिकल सुन्नी एक्सिस के खिलाफ हेक्सागन ऑफ अलायंसेस बना रहा है। इजरायली पीएम ने कहा कि मेरी नजर में यह एक पूरी व्यवस्था बनेगी जो मिडिल ईस्ट के आसपास या उसके अंदर एक हेक्सागन की तरह काम करेगी। इसमें भारत, अरब देश, अफ्रीकी राष्ट्र, भूमध्य सागरीय देश जिसमें ग्रीस और साइप्रस शामिल हैं, उनके अलावा कुछ एशियाई देश भी शामिल होंगे जिनका नाम मैं अभी नहीं बता रहा हूं। मैं इसे व्यवस्थित तरीके से पेश करूंगा। इसका मकसद उन देशों का एक एक्सेस बनाना है जो वास्तविकता, चुनौतियों और लक्ष्यों पर एक जैसी सोच रखते हैं। ये रेडिकल शिया एक्सिस के खिलाफ है, जिसे हमने बहुत जोरदार तरीके से मारा है, और उभरते रेडिकल सुन्नी एक्सिस के भी। इन सभी देशों की अलग धारणा है और हमारा सहयोग बड़े नतीजे दे सकता है, साथ ही हमारी मजबूती और भविष्य को सुनिश्चित कर सकता है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि यह गठबंधन मुस्लिमों के खिलाफ ही काम करेगा और भारत इसका हिस्सा बनेगा। पीएम मोदी अपनी इजरायल यात्रा पर इस गठबंधन में शामिल होने का ऐलान करेंगे, जिसके चलते भारत की सियासत में भी उबाल आया हुआ है। पीएम मोदी से सवाल किए जा रहे हैं कि क्या मिडिल ईस्ट को लेकर उन्होंने देश की विदेश नीति को पूरी तरह से पलट दिया है। सवाल यह उठ रहे हैं कि अगर हेक्सागन ऑफ अलायंसेस के खिलाफ मुस्लिम देशों ने गठबंधन बनाया तो फिर इसका सबसे ज्यादा नुकसान भारत को होगा, और पाकिस्तान जो इस तरह के मौके की ताक में रहता है, क्या वो इस मौके को छोड़ेगा? भारत में तो तमाम सियासी दल सरकार से कह रहे हैं कि इजरायल के ट्रैप में उसे नहीं फंसना चाहिए। वैसे इजरायल यात्रा के दौरान सभी की नजरें पीएम मोदी के भाषण पर भी रहेगी। पीएम मोदी इजरायली संसद, जिसे नेसेट कहते हैं, उसमें भाषण देंगे। इसे लेकर इजरायल में पहले से ही बवाल मचा हुआ है, क्योंकि पीएम मोदी के संबोधन का बहिष्कार करने का ऐलान वहां के विपक्षी दल ने पहले ही कर दिया है। लेकिन भारत में भी इस पर सवाल उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेसेट में जब भाषण देंगे तो क्या वो गजा में इजरायली हमले के चलते जिन हजारों लोगों की जान गई उसका मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि भारत हमेशा सही के साथ खड़ा रहा है। और इस बार क्या प्रधानमंत्री सच बोलेंगे? और अब अगली खबर में बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए दावे की। तो वैसे तो आप जानते ही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप खुद को दुनिया का मसीहा मानते हैं। वो बार बार दुनिया के खतरनाक युद्ध रुकवाने का क्रेडिट लेते रहते हैं। वो कितनी बार ये कह चुके हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान के युद्ध रुकवाए, नहीं तो कितनी जिंदगियां खत्म हो जाती। लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे पाकिस्तान के होश उड़ गए। ट्रंप ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण में कहा
कि मैंने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए दखल देकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को मारे जाने से बचाया था। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने खुद मुझसे कहा था कि अगर मैंने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो पिछले साल भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 3.5 करोड़ लोग मारे जाते। 35 मिलियन लोगों ने कहा कि अगर मैं शामिल नहीं होता तो दोनों देशों के बीच परमाणु जंग हो सकती थी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मर जाते। डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा बहुत ही सनसनीखेज है और यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी इसलिए हो जाता है क्योंकि वो अमेरिकी संसद में बोल रहे थे। उनके इस बयान से साफ हो जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 में जो 4 दिवसीय सैन्य संघर्ष छिड़ा था, उस दौरान पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया था। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आसिम मुनीर और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बंकर में छिपने की रिपोर्ट भी आई थी। बाद में जरदारी ने कबूल भी किया था कि उन्हें सेना ने बंकर में छिपने के लिए कहा था। अब यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि पाकिस्तान ने बार बार ट्रंप को सीजफायर कराने का क्रेडिट भी दिया है। पाकिस्तान के पीएम ने खुद ट्रंप के युद्ध विराम के दावों पर मुहर लगाई है, जबकि भारत ने हमेशा ही कहा है कि उसके आंतरिक मामलों में किसी भी तीसरे देश के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे में ट्रंप के इस नए दावे ने पाकिस्तान की सरकार को सवालों के घेरे में ला दिया है। वैसे ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने अपनी उपलब्धियों का बखान करते हुए आगे यह भी कहा कि अपने पहले 10 महीनों में कंबोडिया और थाईलैंड समेत मैंने 8 युद्ध रुकवाए। यह मजाक नहीं है। मैंने इजराइल और हमास, इजराइल और ईरान, मिस्र और इथियोपिया, भारत और पाकिस्तान, सर्बिया और कोसोवो, रवांडा और कॉन्गो, आर्मेनिया और अजरबैजान, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच के संघर्ष रुकवाए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध हो सकता था। ट्रंप 8 युद्ध रुकवाने की बात तो हमेशा ही करते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पीएम को लेकर उनका यह दावा बिल्कुल नया है और अब इसने एक नई बहस भी छेड़ दी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की भारी किरकिरी हो रही है। अब देखना यह होगा कि क्या इस बार भी शहबाज शरीफ ट्रंप की हां में हां मिलाते हैं। क्या वो ये कबूल करेंगे कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए थे, या फिर इस बार वो ट्रंप के दावों को खारिज करेंगे। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो अब यह युद्ध 5वें साल में प्रवेश कर चुका है, लेकिन अब तक इसके खात्मे की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध विराम कोशिशें किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच पा रही, बल्कि अब जिस तरह यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को परमाणु मदद पहुंचाने की तैयारी कर ली है, उसके बाद युद्ध विराम की बजाय जंग और भड़कने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल रूसी खुफिया एजेंसी एसवीआर ने दावा किया है कि यूके और फ्रांस का मानना है कि यूक्रेन में मौजूदा घटनाक्रमों को देखते हुए पारंपरिक तरीकों से रूस को हराना नामुमकिन है। पश्चिमी देश इस जंग में यूक्रेन की स्थिति को मजबूत करने के लिए उसे सुपर हथियार यानी परमाणु बम देने की सोच रहे हैं। हालांकि जर्मनी ने यूक्रेन की मदद के लिए परमाणु हथियार भेजने में मदद करने से इनकार कर दिया। रूसी विदेश मंत्रालय ने स्पुतनिक रेडियो को बताया कि ये दोनों देश परमाणु हथियारों के मुद्दे को केवल बयानबाजी के बजाय व्यवहार में भी इस्तेमाल कर रहे हैं और कीव सरकार के साथ इस पर मेलजोल बढ़ा रहे हैं। इसे लेकर रूस, फ्रांस और ब्रिटेन पर भड़का हुआ है, क्योंकि यूक्रेन को परमाणु बम देने का मतलब है इस युद्ध को न्यूक्लियर वॉर की तरफ मोड़ना। क्योंकि रूस ने तो पहले भी चेतावनी दी है कि उसके पास अब भी सोवियत काल की स्वचालित परमाणु हमला प्रणाली है, और अब एक बार फिर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने चेताया है कि अगर यूक्रेन को न्यूक्लियर तकनीक मिलती है तो फिर रूस किसी भी वेपन जिसमें नॉन स्ट्रेटेजिक परमाणु हथियार भी शामिल है उनका इस्तेमाल कीव पर करने से नहीं हिचकिचाएगा और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यानी इस युद्ध के अब न्यूक्लियर वॉर में बदलने का खतरा मंडराने लगा है। वैसे रूस की फेडरेशन काउंसिल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी आईएईए से इस पूरे मामले की जांच भी करने को कहा है। यह पूरा घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया है जब संयुक्त राष्ट्र में इस युद्ध को लेकर प्रस्ताव पेश किया गया। इसमें यूक्रेन के अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर का समर्थन किया गया है। 107 सदस्य देशों ने इसके समर्थन में वोट दिया है, लेकिन भारत, चीन और अमेरिका ने इससे दूरी बना ली। कुल 51 देशों ने वोट नहीं दिया। अब संयुक्त राष्ट्र भले ही यूक्रेन के साथ खड़ा नजर आया, लेकिन अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को झटका ही लगा है, क्योंकि जो अमेरिका इस युद्ध को खत्म करने के दावे करता है, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता भी कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव से उसी ने दूरी बना ली है और इसे बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह जरूर कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं। यह एक ऐसा युद्ध है जो अगर मैं तब राष्ट्रपति होता तो कभी शुरू ही नहीं होता। यानी ट्रंप अभी भी युद्ध खत्म करने की बात कह रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात में यह और भी मुश्किल नजर आ रहा है।
और अब चलते चलते मैं बात करेंगे चींटियों की एक ऐसी प्रजाति की जहां सिर्फ रानियां ही रानियां होती हैं। दरअसल चींटियों की दुनिया अक्सर ही हमें अनुशासन और टीम वर्क सिखाती है, जहां एक रानी होती है, कई मजदूर होते हैं और कुछ नर। लेकिन जापान के घने जंगलों में वैज्ञानिकों ने चींटियों की एक ऐसी प्रजाति खोज निकाली है जिसने कुदरत के इस नियम को ही दरकिनार कर दिया। इस प्रजाति का नाम है टेम्नोथोरैक्स किनोमुराई। आमतौर पर चींटियों की दुनिया में एक सख्त अनुशासन होता है, जहां मजदूर खाना लाते हैं और नर प्रजनन में मदद करते हैं। लेकिन किनोमुराई चींटियां इस नियम पर नहीं चलती। यूनिवर्सिटी ऑफ रेगेंसबर्ग के शोधकर्ताओं को लैब में इस प्रजाति का एक भी नर नहीं मिला। यानी इस प्रजाति में सिर्फ रानियां ही रानियां हैं। ये रानियां पार्थेनोजेनेसिस के जरिए अपनी ही हूबहू फोटोकॉपी यानी क्लोन तैयार करती है। या आसान शब्दों में कहे तो इन्हें अपना वंश बढ़ाने के लिए किसी मेल पार्टनर की जरूरत ही नहीं पड़ती। दरअसल इनके अंडों में मां का पूरा डीएनए पहले से मौजूद होता है, इसलिए इन्हें पिता के स्पर्म की जरूरत नहीं पड़ती। जेनेटिक बदलाव की वजह से इनके हर अंडे से सिर्फ नई रानियां ही पैदा होती है। मजदूर चींटी या नर चींटी पैदा ही नहीं होती। और ऐसा करके एक अकेली रानी बिना किसी पार्टनर के अपना पूरा वंश बढ़ा लेती है। क्योंकि इनके पास काम करने के लिए अपने मजदूर नहीं होते, इसलिए ये सोशल पैरासिटिज्म यानी सामाजिक परजीविता का सहारा लेती है। ये किस तरह काम करती है, आइए जरा इसे भी समझ लेते हैं। एक युवा किनोमुराई रानी चुपके से दूसरी प्रजाति के घोंसले में दाखिल होती है। वो वहां के मजदूरों को अपने फेरोमोन्स, जो कि एक केमिकल होता है, उससे इस कदर भ्रमित या सम्मोहित कर देती है कि या तो वो खुद असली रानी को डंक मार देती है या फिर मजदूरों को उकसाकर उनकी अपनी रानी की जान लेने पर मजबूर कर देती है। इसके बाद ये परजीवी रानी गद्दी पर बैठ जाती है। अब उस घोंसले के पुराने मजदूर अनजाने में इस अजनबी रानी की क्लोन संतानों की परवरिश करने लगते हैं। शोधकर्ता जुर्गन हिंस का कहना है कि ये चींटियों के विकास यानी इवोल्यूशन का एक ऐसा चरम बिंदु है जहां एक प्रजाति ने पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने के बजाय धोखाधड़ी को अपना सर्वाइवल टूल बना लिया है। वैज्ञानिक सोच में है कि क्या भविष्य में दूसरे जीव भी नरों पर अपनी निर्भरता खत्म कर सकते हैं। अब इस रिसर्च में दूसरी प्रजातियों को लेकर क्या निकलकर सामने आता है, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल किनोमुराई प्रजाति की खोज वैज्ञानिकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो कैसे लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।